नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो जीवन, मृत्यु और सम्मान के सबसे गहरे सवालों से जुड़ा हुआ है, और वो है इच्छा मृत्यु। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, तो चलिए आज इसी जटिल मुद्दे की अलग-अलग परतों को समझते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, जब किसी की जिंदगी सिर्फ मशीनों के सहारे चल रही हो, तब ये फैसला लेने का हक किसका होना चाहिए? असल में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया की पूरी बहस कहीं ना कहीं इसी एक नैतिक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर ये एक गहरा दार्शनिक प्रश्न भी है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर उस ऐतिहासिक फैसले की बात करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु आखिर है क्या, इसके लिए कानून और प्रक्रिया क्या तय की गई है, और अंत में इस पूरे फैसले का महत्व क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी ये है कि हम इस शब्द को ही ठीक से समझ लें। आखिर जब हम इच्छा मृत्यु कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो शब्द है यूथनेजिया, ये ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है गुड डेथ, यानी अच्छी मृत्यु। इसके पीछे मूल विचार ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे असहनीय दर्द या पीड़ा हो रही है और जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद अब बाकी नहीं रही, उसे उस तकलीफ से मुक्ति दिलाई जाए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है। एक है सक्रिय और दूसरी है निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब है कोई कदम उठाना, जैसे कि कोई जानलेवा इंजेक्शन दे देना जिससे जीवन खत्म हो जाए। ये भारत में पूरी तरह से अवैध है। लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब है जीवन रक्षक प्रणाली जैसे वेंटिलेटर को हटा लेना, ताकि मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो। और हमारा आज का विषय इसी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया था। तो चलिए अब सीधे उस ऐतिहासिक मामले पर चलते हैं जिसने भारत में इस पूरी बहस को एक नई दिशा दी। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये कहानी है हरीश की, एक 32 साल की महिला जो एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से पिछले 13 सालों से कोमा में थीं। सोचिए, उनका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ मशीनों के सहारे ही सांस ले पा रही थीं। और डॉक्टरों ने भी ये साफ कह दिया था कि अब उनके ठीक होने की दूर दूर तक कोई भी संभावना नहीं है। 13 साल, एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 13 साल। जरा सोचिए इस लंबे और दर्दनाक इंतजार के बारे में। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस गंभीर स्थिति को दिखाता है जिसका सामना हरीश और उनका परिवार हर दिन हर पल कर रहा था। और इसी लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। कोर्ट ने हरीश की जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की इजाजत दे दी, ताकि उन्हें शांति से इस दुनिया से जाने का अधिकार मिल सके। इसी केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये मौका मिला कि वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी तौर पर परिभाषित करे। तो सवाल ये है कि कोर्ट की नज़र में आखिर ये है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब किसी की मृत्यु का कारण बनना नहीं है, बल्कि मृत्यु के रास्ते से हट जाना है। मतलब आप मेडिकल ट्रीटमेंट या लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रोक देते हैं और प्रकृति को अपना काम करने देते हैं। इससे मरीज की मृत्यु स्वाभाविक रूप से होती है। और इसी सोच को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वो ऐतिहासिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है, यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस अधिकार का गलत इस्तेमाल ना हो, इसे कैसे रोका जाए। खैर, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया और कुछ कड़े सुरक्षा उपाय भी तय किए हैं। तो ये प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है, कौन फैसला लेता है और कैसे? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये प्रक्रिया काफी सख्त है। इसकी शुरुआत होती है लिविंग विल से। ये एक तरह की वसीयत है जो कोई भी व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में बना सकता है। अब मान लीजिए अगर वो व्यक्ति कभी किसी लाइलाज बीमारी की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसका परिवार या डॉक्टर इस विल को पेश कर सकते हैं। इसके बाद अस्पताल एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाता है। अगर वो बोर्ड हामी भरता है तो मामला एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के पास जाता है। और जब ये दोनों बोर्ड्स ये पक्का कर देते हैं कि मरीज की हालत अब ठीक नहीं हो सकती, सिर्फ तभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की अनुमति मिलती है। और हाँ, एक और जरूरी बात
ये जो दिशा निर्देश हैं ये तब तक ही लागू रहेंगे जब तक भारत की संसद इस पर एक स्थायी कानून नहीं बना देती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए कहा है। तो अब आते हैं इस बात पर कि आखिर इस पूरे फैसले का हमारे समाज और कानून के लिए क्या महत्व है। देखिए, ये सिर्फ एक मामले का फैसला नहीं था, इसने भारत के कानूनी इतिहास में एक नया अध्याय खोला है। ये फैसला कई वजहों से बहुत मायने रखता है। सबसे पहली बात, ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को साफ साफ स्वीकार किया। दूसरा, इसने लिविंग विल के कॉन्सेप्ट को कानूनी मान्यता दी। तीसरा और सबसे अहम, इसने व्यक्ति की स्वायत्ता और सम्मान के अधिकार को सबसे ऊपर रखा। और इसके अलावा इसने मरीजों, परिवारों और डॉक्टरों को एक कानूनी ढांचा दिया और पूरे देश में मेडिकल एथिक्स पर एक जरूरी बहस छेड़ दी। तो हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। क्या गरिमा के साथ जीने के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जवाब दे दिया है, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर एक समाज के तौर पर हम सभी को विचार करते रहना होगा।